नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शाम के 4 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उसे एक बड़ी राहत मिली, उसके पक्ष में एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की जो लड़ाई है, जो बंटवारा है, उसको बिल्कुल साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन केंद्र सरकार के अधीन है। एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। इस फैसले से दिल्ली के कामकाज, सरकार के कामकाज पर बहुत अहम महत्वपूर्ण इसके ऊपर बदलाव होंगे, महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने पहुंच गए। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम नए पद बना सकते हैं और नई नियुक्तियां भी कर सकते हैं। एसीबी हमारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस हमारे पास है। हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की इससे कार्रवाई कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, जो पिछले दिनों काफी दिनों से आम आदमी पार्टी बुरी खबरों में घिरी हुई थी, उसके लिए यह एक बड़ी राहत की खबर बनके आई है। चलिए, तो पहले आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि इसका बड़ा असर किस तरीके से होगा। ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ चलिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है, उस पर आपको सीधे लिए चलते हैं। और ये खबर जो है, ये इस वक्त इटली के मिलान शहर से आ रही है, जहां पर एक ब्लास्ट की खबर इस वक्त बताई जा रही है। इटली में के मिलान में बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ी कहीं पर एक खड़ी हुई थी जिसमें आग लग गई है। क्या ये किसी ब्लास्ट धमाके के बाद हुआ है? उस पार्किंग में खड़ी हुई इस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ और धमाके के बाद आग लगी। हमारी सहयोगी कादम्बनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये क्या अभी तक इस पे क्या जानकारी है कादम्बनी, और क्या ये टेररिस्ट एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, अभी बहुत फौरी जानकारी है अंकित। अभी तक जो लोकल मीडिया के हवाले से खबर आई है वो ये है कि ये सेंट्रल मिलान में हुआ है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच यहाँ पर। और वहाँ पर एक पार्क्ड वैन थी जिसमें बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजन हुआ है। इस एक्सप्लोजन के कारण आसपास कई गाड़ियों में आग लगने की खबर है। और फिलहाल लोकल मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि एक्सप्लोजन वैन में क्यों हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक्सप्लोजन इस प्रकार का था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई है। तो अभी फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर है और कुछ देर में उनकी जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस एक्सप्लोजन का कारण क्या है। हालांकि जिस तरह का माहौल हमने कई बार देखा है यूरोप में, जिस तरह की चीजें हुई हैं, उसको देखते हुए इसे सिरे से इसे देखा जाएगा कि क्या ये किस प्रकार का एक्सप्लोजन है, क्या इसमें कोई फाउल प्ले इन्वॉल्व है या फिर कोई और नॉर्मल वजह हो सकती है। तो फिलहाल इसकी जांच हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि ये बीचों बीच शहर के हुआ है और कई गाड़ियों में इस एक्सप्लोजन के कारण आसपास आग लग गई है। अंकित, तो एक्सप्लोजन के बाद इसमें आग लग गई है। क्या इसमें अभी तक किसी के हताहत होने या जख्मी होने की भी कोई खबर आ रही है कादम्बनी? फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई इसमें जख्मी हुआ हो, लेकिन जैसा मैंने बताया काफी ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। और वहां पर अभी आप अगर देखें तो गाड़ियां आसपास पार्क थी, तो लगता नहीं है कि वहां पर कोई भी था गाड़ी में। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि वहां की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस पर और क्या जानकारी देती है, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी आई है अंकित वो लोकल मीडिया के हवाले से आई। हम देख सकते हैं किस तरह से धुआं जबरदस्त उठ रहा है और आसपास लोग वहां पर जमा हो गए हैं। कारण जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी इससे आगे जो है पुलिस ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन आग जो है वहां काफी तेज लगी हुई है। अंकित जी, कादम्बनी, जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये लगातार यूरोप को लेकर ये इस तरह की बातें हमेशा होती रही हैं कि सुरक्षा को लेकर जिस तरह की खबरें हैं, साथ ही साथ एक तरफ यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो इसको कैसे आप देख रही हैं?
देखिए, अब इसको फिलहाल यूक्रेन रशिया से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर है, जैसे आपने पहले सवाल किया कि क्या ये किसी प्रकार का टेररिस्ट हमला हो सकता है, क्योंकि हमने यूरोप में कई जगहों पर देखा है, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो या यूके हो, हर जगह हमने देखा है कि किस तरह से ये सब कुछ किसी प्रकार के हमले हुए हैं। तो सबसे पहला शायद जो किया जाएगा वो ये कि कंफर्म किया जाएगा कि ये हमला जो है आखिर किस प्रकार का है, क्या हुआ है। तो ये अभी फिलहाल पता नहीं है कि क्या है, इसका कारण क्या है, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक किसी के मारे जाने की या किसी के इंजर्ड होने की खबर यहाँ पर नहीं है। सबसे अभी जो इन्फॉर्मेशन है, जो तस्वीरें भी जो आ रही हैं लोकल मीडिया के हवाले से, कि पार्किंग जो है वहाँ पर इस वैन में धमाका हुआ, काफी जोरदार धमाका था, आसपास की गाड़ियां जो है उनमें आग लग गई है। कोई आशंका भी इससे पहले जताई गई थी कि किसी तरह का कोई सिक्योरिटी को थ्रेट है सेंट्रल यूरोप में या खास तौर से इटली को लेकर? देखिए, फिलहाल तो इस तरह की कोई अलर्ट तो कुछ भी आया नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम जो अलर्ट्स देख रहे हैं वो ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बाकी जो यूरोप है पूरा, वहाँ पे क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें हो जाती हैं और उसको कई बार बताया जाता है कि होम ग्रोन टेरर है, तो इन सब चीजों पर नजर जरूर रहती है। लेकिन अभी क्योंकि ये कुछ ही देर पहले ये हुआ है, इसलिए शायद फौरन बता पाना मुश्किल होगा कि हुआ क्या किसी प्रकार की तैयारी थी, क्या इस वैन को किसी और प्रकार से इस्तेमाल करने की कोशिश थी और उसके पहले इस तरह की चीज हो गई, या फिर कोई धमाका वहां पर जानबूझ के किया गया है, किसी तरह की वार्निंग दी गई है, या फिर इसके पीछे कुछ और मसला है, हो सकता है कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया हो। ये सभी ऑप्शंस जो हैं अभी सामने नजर आ रहे हैं। एक बार आग बुझती है, उसके बाद जो भी जांच होगी उसमें साफ हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। बल्कि खबर आपको साथ में ये बता दें, अभी जानकारी जो इसके साथ आ रही है कि उसके जहां पर ये धमाका हुआ उसके साथ एक स्कूल भी था जिसको इवैक्यूएट कराया गया, जिसको खाली कराया गया है। अभी तक इस धमाके की वजह जो है इसके ऊपर कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं कही गई है, लेकिन सेंट्रल यूरोप में और नॉर्दर्न इटली का ये उत्तरी हिस्सा पड़ता है, मिलान शहर बहुत बड़ा शहर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच ये धमाका हुआ है। इससे काफी इस वक्त बड़ी खबर है और इसके ऊपर यूरोप के अंदर और बाकी जगहों पर भी चर्चा अभी हो रही है। क्या ये एक टेररिस्ट एक्ट है? जैसे कादम्बनी बता रही थी कि अभी इसको कहना बहुत जल्दी होगा और इटली की जो अथॉरिटीज हैं, इटली की जो सरकार है, वो अभी तक इस पर कुछ आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया गया है। लेकिन खबर अभी यही है कि मिलान में एक पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां हैं, उनमें आग लग गई है। धमाके की वजह से आग लग बताया जा रहा है, लोकल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या कोई टेरर अटैक था, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इटली से वापस दिल्ली लिए चलते हैं आपको। और दिल्ली में जिस तरीके से आज ये जो पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी खुश दिखाई पड़े। उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने उनका फूल माला पहनाकर इस तरीके से इस्तकबाल किया आज सेक्रेटेरिएट में, जैसे एक बड़ी जंग आम आदमी पार्टी की सरकार ने जीती हो। इसके मायने क्या हैं वो बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा। और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये हम चाहते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया,
अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है। उनमें कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बैठ के जनता की 4 अड़चनें ही लगाता है। अगर वो ना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी पोस्ट्स को चिन्हित करके या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा। जहां जहां ज्यादा पोस्ट्स की जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी। जहां जहां लोगों को जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट, जैसे अब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, तो जब डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिक्स, वहां और क्रिएट किए जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल, अस्पताल में एक मॉडल दिया। अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा। मैं एक बार फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताते हुए कि क्या क्या बदल जाएगा, लेकिन आपको जरा थोड़ा संक्षेप में समझाते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या सूरत हाल बदलने वाला है इस फैसले के बाद। इस फैसले के बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल होंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। बड़े पैमाने पर अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मौजूदा विभाग से हटाया जाएगा, नए अधिकारियों को वहां लगाया जाएगा। फाइनेंस और हेल्थ विभाग के सेक्रेटरी बदले जाने की संभावना है। चुनी हुई सरकार के पास सतर्कता विभाग होगा, जिससे सरकारी विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसने के तौर पर भी देखा जा रहा है। एलजी के लिए चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल देना अब आसान नहीं रहेगा। एलजी अब सरकार के विभाग से आसानी से आदेश जारी नहीं करवा पाएंगे, अधिकारियों को सीधे मीटिंग बुलाकर अपनी बातें नहीं कह पाएंगे। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नई नौकरियां देने में सक्षम होगी। पुराने मौजूदा कर्मचारियों को पक्का करने का अधिकार भी सरकार के पास आ जाएगा। दिल्ली के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो भी चुनी हुई सरकार के हाथ में आएगा। तो इससे अब आम आदमी पार्टी को अपने जो कई सारे जो अपने कार्यक्रम हैं उसको कार्यान्वित करने में आसानी जरूर दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनका बहाना जो है, जो लोग कहते थे कि वो काम नहीं करने दे रहे, वो उसकी जगह जो गुंजाइश है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, पंजाब से पूर्व दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा साहब जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमसे बात करने के लिए। बड़ा फैसला है, बड़ी राहत है दिल्ली सरकार के लिए। ये जो फैसला आया है, इसको आम आदमी पार्टी और आप पार्टी के सांसद होने के नाते किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक वाक्य में कहूं तो ऐसा लगता है कि अब हम आराम से सांस ले सकते हैं। पिछले 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर निर्वाचित शख्स, उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली के अंदर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे तार तार करने में और सरकार को अस्थिर करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि आज से 8 साल पहले जब 2015 में प्रचंड बहुमत की, आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े बहुमत की जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बनी थी, तो सरकार बनने के महज 2 महीने बाद ही एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीन ली गई थी और ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप दी गई थी। हम 8 साल तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और आज अंततः उच्चतम न्यायालय का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने आज इन 8 सालों की जो हमारा संघर्ष था उसे एक प्रकार से रिवॉर्ड करते हुए 8 साल पहले जारी करी गई नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही सही मायने में सरकार चलाने का अधिकार रखती है। दिल्ली की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, पूरी प्रशासनिक मशीनरी, अफसरशाही चुनी हुई सरकार के अधीन आती है, चुनी हुई सरकार के कहने पे काम करेगी और उपराज्यपाल किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अफसरों को आदेश देना या किसी प्रकार की डिसीजन मेकिंग पावर उपराज्यपाल के पास नहीं है। अंततः यह फैसला आया और मुझे लगता है कि यह दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है और अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष की जीत है, जो 8 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी एक बार 70 में से 67 सीटें, एक बार 70 में से 62 सीटें लाकर भी
सरकार चलाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, क्योंकि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार हमारी शक्तियां छीनती रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी शक्तियां आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी की सरकार में फिर से दे दी हैं। उस जो हमें एक प्रकार से कहें कि संजीवनी बूटी दे दी है हमारी सरकार को, और मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संजीवनी बूटी का आपने नाम लिया, अभी बजरंग बली और उनसे जुड़ी हुई बातें काफी कर्नाटक चुनाव में बड़ी चर्चा में रही, लेकिन मैं दिल्ली पर ही रहूंगा। कामकाज पर दिल्ली सरकार के क्या तुरंत इस पर असर पड़ने वाला है? क्योंकि सबसे बड़ी बात राघव, एक तरफ राहत भी है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सीधा सीधा अब जो बार बार बात होती थी कि हमें काम नहीं करने दे रहे, वो बहाना अब नहीं चलेगा। देखिए, अभी आज से पहले, ये निर्णय आने से पहले दिल्ली के जो अफसर थे, जो अफसरशाही थी, उन्हें यह बोला गया था कि तुम चुनी हुई सरकार से कोई ऑर्डर नहीं लोगे, चुनी हुई सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के कहने पर कोई काम नहीं करोगे, और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तुम सारी चीजें उपराज्यपाल की और केंद्र सरकार की मानोगे। आज ये जो परिस्थिति आज तक बरकरार थी, ये समाप्त हो गई है। आज केंद्र सरकार का हस्तक्षेप और उपराज्यपाल का हस्तक्षेप आज से रुक जाना चाहिए। इस निर्णय आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अब सरकार सही मायने में वो चलाएंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहली चीज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आप देख सकते हैं। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पे होगी। दूसरा, बीते कुछ सालों में ऐसे कुछ अफसर थे जिन्होंने गैर कानूनी काम भी करे, जनता के विरुद्ध जाकर काम करे और चुनी हुई सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। उनके खिलाफ कार्रवाई भी बिल्कुल होनी चाहिए, जायज कार्रवाई है। और अंततः एक बड़ा विजन लेकर दिल्ली को हरा भरा बनाना, दिल्ली को और आगे तेज रफ्तार से विकास की ओर ले जाना, उस दिशा में अरविंद केजरीवाल जी अब खुले हाथ से काम कर पाएंगे। उन्हें उनका हाथ बांधने वाला अब कोई नहीं होगा, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। राघव, आपने कहा बड़े पैमाने पर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इसको क्या आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की अब तक जो काम नहीं कर पाए, इसको क्या धमकी के तौर पर देखें अफसर? डराने की कोशिश है अफसरों को? नहीं अंकित जी, हमारी लड़ाई कोई अफसरों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई एक भ्रष्ट और एक हिटलर शाही वाली व्यवस्था के खिलाफ है। देश की जनता को उससे निजात दिलानी है। लेकिन हां, आज दिल्ली के अंदर अगर कोई निर्णय मंत्रिमंडल लेता है या मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उस निर्णय को लागू करने का काम अफसरों का होता है। अगर अफसर वो काम और उनका आदेश लागू नहीं करेंगे तो जायज सी बात है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक सिस्टम में मैसेज जाना चाहिए कि ये सरकार काम से काम रखती है। अपना काम करो, दिल्ली वालों की जिंदगी बेहतर करो, मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, अस्पताल बनाओ, बिजली मुफ्त दो, पानी दो, अच्छे स्कूल बनाओ और दिल्ली वालों की जिंदगी और आसान करो, उनके जीवन में खुशी लाओ। इस मकसद से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आगे काम करेगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब उनके पास आ गया है। एसीबी तो शायद नहीं है, लेकिन हमने देखा कि आपके ऊपर पंजाब, क्योंकि पूर्ण राज्य है, वहां पुलिस आपके पास है, आप पे आरोप लगते रहे कि उस पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट आने से क्या कुछ शक्तियां बढ़ेंगी आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली में? उसका कैसे इस्तेमाल होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिपक्व पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से दिल्ली में कायम है। दिल्ली के लोगों ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी को आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश की सरकार चलाने का मौका दिया, सेवा का मौका दिया। और जो शक्तियां तमाम सरकारों के पास होती हैं, इस देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनके पास जो शक्तियां होती हैं, उतनी शक्तियां दिल्ली की सरकार के पास होनी चाहिए। यही हमारी मांग थी और यही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा है। जैसे अन्य सरकारें चलती हैं, उनसे बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे। और मैं इतना जरूर कह दूं आपको कि आज के निर्णय के बाद कम से कम बीजेपी को एक सीख लेनी चाहिए। सीख ये लेनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों का जो रिश्ता है, एक फाइन बैलेंस ऑफ पावर है, उससे छेड़छाड़ मत करिए। चुनी हुई सरकारों को दबाने की, कुचलने की कोशिश मत करिए। और अंततः अरविंद केजरीवाल जी की जो मेहनत, उनका संघर्ष रंग लाया है, 8 सालों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, मैं उसको सलाम करते हुए बीजेपी को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कृपया कर अब आम आदमी पार्टी को और हमारी सरकार को काम करने दीजिए। जब चुनाव आएंगे, मजबूती से आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में जो निर्णय होगा उसे आप भी स्वीकार करिए, हम भी स्वीकार करें। एलजी के साथ काफी खटास रही है रिश्तों में, इसके बाद अब क्योंकि डिमार्केशन बिल्कुल साफ है, तो रिश्ते सुधरेंगे क्या? देखिए,
किसी व्यक्ति विशेष से हमारी कोई बैर नहीं है, कोई उनके खिलाफ कोई द्वेष की भावना नहीं है, ना कोई ईर्ष्या की भावना है, ना कोई दुश्मनी है। दुख की बात है कि केंद्र में बैठी जो सरकार है वो दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने का हर प्रयास करती आई है पिछले कुछ दिनों से, उपराज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से भी करती आई है। पर अब मैं ये जरूर गुजारिश भी करूंगा और ये मेरी दिली तमन्ना है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के बाद निर्णय के बाद ये जो हाईजैक करने की, सरकार को हाईजैक कर लो, अफसर शाही को हाईजैक कर लो, दिल्ली की सरकार को अस्थिर कर दो, अफसरों को मंत्रियों से लड़वा दो, ये जो बीजेपी आज तक करती आती थी दिल्ली में, कम से कम अब ये रुके और हमें शांति से सरकार चलाने का एक मौका जो दिल्ली वालों ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो हमें दिया जाए। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आज मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है, ऐसा एहसास हो रहा है कि अब हम अंततः चैन की सांस ले सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आज तक हमारे हाथ बांधे जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ खोल दिए। अब हमें काम करने दीजिए, हम काम करना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई, किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, दिल्ली वालों के लिए काम करना चाहते हैं। चलिए राघव, जैसे आपने कहा खुली हवा में सांस लेने वाली अनुभूति आपको आज हो रही है, तो आज कम से कम ये भी मान लें कि आखिरी दिन होगा जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कहेगी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आप हमारे साथ जुड़े, दूसरा बड़ा फैसला इस वीकेंड पे, ये फैसला भी और आपके निजी जीवन में भी एक बड़ा फैसला होने वाला है इस वीकेंड पे, उसके लिए भी आपको बड़ी हार्दिक बधाई। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण वीकेंड है मेरे लिए, मेरे निजी जीवन में भी, मेरे राजनीतिक जीवन में भी, और एक बेहतरीन मुझे लगता है गिफ्ट आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला है, इस निर्णय के माध्यम से। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद, इसको एक कह रहे हैं कि ऐसी अनुभूति जैसे कि हमें खुली सांस, हवा में सांस लेने की आजादी मिल गई हो। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं और हरीश खुराना साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, जावेद अंसारी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजीव झा जी हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपसे सवाल पूछता हूं, इस फैसले को कैसे देखते हैं? बात करें, देखिए सुनिए, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, लेकिन अभी जो राघव चड्ढा जी बात बोल रहे थे ना कि हम बहुत आजाद, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अपने आप को आजाद फील कर रहे हैं। आजाद पता क्यों फील कर रहे हैं? वो इसलिए फील कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो इन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी थी, चाहे वो स्वास्थ्य के अंदर स्कूल रूम का घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर का घोटाला हो, ये जो तमाम घोटाले थे ना, इस पे कहीं ना कहीं जो एक चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे थे वो अफसर लोग कर रहे थे। अब जो आज जो अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि हम तो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करेंगे, बहुत बड़े सब, देखिए सरकार की पॉलिसी क्या रही है, इस सरकार की पॉलिसी रही है ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, यही होता है। और ये हमने देखा है अंशु प्रकाश के मामले में, याद करिएगा वो चीफ सेक्रेटरी थे, किस प्रकार से उनको रात के अंधेरे में घर पे, उनको अपने सीएम ने अपने घर पे बुलाया और किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया। यहाँ संजीव झा भी बैठे, वो वहां भी शामिल थे या नहीं शामिल थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऊपर आज भी केस चल रहा है उस बात के ऊपर। सवाल इस चीज का है कि ये लोग इंडस्ट्री बनाएंगे उस चीज की। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं ना, ये जो इंडस्ट्री बनाएंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग की, इसलिए इनको इसलिए चाहिए थी। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे कि हम लोग तो बहुत बड़े बड़े हमने काम किए हैं। एक तरफ आप कहते हो हमने बहुत बड़े काम किए हैं, शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं, स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए हैं, दूसरा आप कह रहे हो कि हमें काम से रोका जा रहा था, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। सवाल इस चीज का, या तो वोट सही था या आज सही है। देखिए, जिससे काम करना होता है ना उसको बहाना नहीं चाहिए होता है। संजीव झा जी, अब मुझे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंकित आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि कोई भी अब नया बहाना नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी को कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए हमें वो है। क्योंकि संजीव झा जी एक बात तो है, आम आदमी पार्टी कभी तो ये कहती रही, कभी तो ये कहती रही कि हमें काम नहीं करने दे रहे, और कभी आप इस बात को कहते रहे हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। तो ये बात तो कहीं ना कहीं है कि एक दोहरा कोशिश की जा रही है, जहां आपकी ना चले वहां काम नहीं करने दे रहे, और जहां चल जाए वहां हमने मॉडल सेट कर दिया। कम से कम आज के बाद तो ये बात खत्म। देखिए अंकित भाई, अभी हरीश भाई गुस्सा कर रहे थे, बहुत गुस्सा रहे थे। ये गुस्सा तभी आता है जब किसी की चोरी पकड़ी जाए या किसी का झूठ सबके सामने आ जाए। देखिए, लगातार ये कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले कई बातों पे मोहर लगाता है, ठीक है, कई बातों पे मोहर लगाता है। संजीव जी, अब मुझे बोलने दीजिए हरीश भाई, मैं इंटरवेन नहीं कर रहा था। एक बात स्पष्ट कर देते हैं,
क्योंकि हम थोड़ी देर से हरीश खुराना के पास आए, उनके नाराजगी उस बात को लेकर थी, इस फैसले को लेकर नहीं है, वो ये बात स्पष्ट कर चुके हैं। अब अपनी बात का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं भी 3 बार का विधायक हूं और लगातार पिछले 8 साल से इस बात का संघर्ष चल रहा था। क्या संघर्ष था? दिल्ली की जनता ने अपनी सरकार को चुना और उस चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से लगातार कहते रहे कि अगर सरकार हमें चुना दिल्ली की जनता ने तो अधिकारी हमारे पास होनी चाहिए। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ऑफिसर का कंट्रोल नहीं होगा तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन की अकाउंटेबिलिटी रिडंडेंट हो जाएगा। इन्होंने कहा ना कि रियल पावर जो है वो किसके पास? इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, या तो कहते हैं काम होने नहीं देंगे या कहते हैं काम हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर इरादे मजबूत है ना तो काम की गति को आप धीमी कर देंगे, काम रोकेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल काम करना जानता था, काम करने के लिए धरना देना पड़ता था, काम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था, काम करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। आज भी गए हैं ना। आज देखिए कि एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम टीचर्स को फिनलैंड भेजने को लेकर हम कोर्ट में हैं। तो अब तो अगली बार आपसे सीधा सीधा काम पर ही सवाल पूछा जाए ना। अगली बार तो अब आप ये नहीं कहेंगे ना बीजेपी काम नहीं करने दे रही, जो अच्छा या बुरा होगा उसके जवाबदेही पूरी अरविंद केजरीवाल की है। अब बिल्कुल, मैं ये अरविंद केजरीवाल जी 2015 से शुरू से कहते रहे कि अगर चुनी हुई सरकार के पास शक्तियों की जिम्मेदारी हमारी होगी तो हम कह रहे हैं कि हमें काम करने दो। अगर बुरा काम करेंगे जनता हमें निकाल देगी, जनता हमें निकाल देगी। अगर आपको जनता ने 1 मिनट आ रहा हूं मैं, आप सभी के पास 1 मिनट आ रहा हूं। आज आपको बता दूं, हमारे साथ बंद रहिए। हरीश भाई दोबारा नाराज मत होइएगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट की आज दूसरी थी महाराष्ट्र को लेकर, वहां पर स्पीकर जो हैं नावरेकर साहब वो इस वक्त कुछ बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी नेमकी कोणता गट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेझेंट करतो यावरती पहिली निर्णय घ्यायला लागेल। हा निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने पण असंच सांगितलं की व्यवस्थित इन्क्वायरी करून या संदर्भात पक्षाचं कॉन्स्टिट्यूशन काय आहे ते काय म्हणतं याचा विचार करून विचारात घेऊन या सगळ्या बाबी आपल्याला प्राथमिक स्वरूपात तो विषय पहिले हाताळायला लागेल, त्यावर निर्णय घ्यायला लागेल आणि त्यानंतर पिटिशन चालवायला लागतील। त्यामुळे नेमकी आज मी तुम्हाला सांगू शकत नाही नेमकी किती वेळ लागणार, परंतु या सगळ्या पिटिशन लवकरात लवकर आपण डिस्पोज ऑफ करण्यासंदर्भातली कारवाई करू। तुम्ही म्हटलं की सिव्हिल कोर्टचे सर्व नियम जे आहेत ते सर्व नियम सिव्हिल कोर्टचे लागू करून तुम्ही हिअरिंग घेणार आहात सगळे, प्रत्येकाला टाइम देणार, त्याची सुनावणी। चलिए, तो ये नावरेकर साहब मराठी में बोल रहे थे, जब वो हिंदी में बोलेंगे तब उनके पास चलेंगे। जावेद अंसारी साहब से एक सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं हरीश खुराना जी के पास जाऊंगा जो कह रहे थे संजीव जी। जावेद साहब, क्या असर इसका पड़ेगा? क्या इसको कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए एक बूस्ट के तौर पर देखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एलजी का जो दायरा है उसको सेट कर दिया है? देखिए, एक तो जो कंफ्यूजन था ड्यूअल सेंटर ऑफ पावर वो क्लियर हो गया, बिल्कुल एक क्लैरिटी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो 3 चीजों के अलावा बाकी हर चीज में वो डिसीजन लेगी। अफसरों की अकाउंटेबिलिटी और आंसर, दे विल बी आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट नॉट टू द सेंटर। एलजी साहब जो हर चीज में हस्तक्षेप करते थे, अमल दखल करते थे, वो अब बंद हो जाएगा। और दूसरी उतनी ही अहम बात यह है कि केजरीवाल सरकार की अब जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। अब ये बहाना बनाना कि फलाना काम नहीं करने के दे रहा था, ढिकाना काम नहीं करने दे रहा था, अब उनको जो कुछ वो चाहते थे मिल गया। अब इसके बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो जिम्मेदारी उसकी होगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अगर कुछ ताकत मिली है तो उसके साथ जिम्मेदारी बढ़ी है। हरीश खुराना जी, लेकिन पूरे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज 2 फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में आए, एक दिल्ली को लेकर एक महाराष्ट्र को लेकर, उसमें जो गवर्नर्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके कामकाज को लेकर बड़ी मिसाल पेश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर जरी खींच दी है। तो आपको लगता है जो आप बीजेपी पे आरोप लगता था कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके सरकारों को परेशान किया जा रहा है, उसको कम से कम ऑपोजिशन की बात को बल मिला है? अंकित, ऐसी बात नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप तो पहले भी लगते थे। याद कहीं 356 जब लगता था तो गवर्नर को काम नहीं दिया जा रहा, ये सब कुछ पहले भी आरोप लगते थे। और मैं अभी संजीव ने एक बात बोली, संजीव कहते हैं कि हमें काम, मतलब काम के विषय में एक बात बोली। काम तो बीजेपी सरकार ने भी किए, काम तो कांग्रेस की सरकारों ने भी किए, फ्लाईओवर किए, दिल्ली के अंदर मेट्रो लाने वगैरह बीजेपी की लाई थी। उस वक्त भी कन्फेडरेशन होते थे, लेकिन ऐसे कन्फेडरेशन नहीं होते थे।
मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने खुद एक पब्लिक मीटिंग में कहा था मेरे पिताजी को लेके कि मदन लाल खुराना कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर उनकी एक चपरासी की वो भी नहीं है कि वो ट्रांसफर कर सके, लेकिन उसके बावजूद 5 साल बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मेट्रो दिल्ली के अंदर लाने वाले की दिल्ली की सरकार खुराना जी की सरकार थी। तो काम अगर करने की इच्छा हो ना तो फिर ये चीजें नहीं मायने रखती। आपको एक पाना चाहिए था ना काम करने का कि मुझे अफसर काम नहीं करने। हरीश भाई, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना कि कम से कम आने वाली सरकारों के लिए भी तो अच्छा हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो अच्छा हो गया, क्लैरिटी है बिल्कुल, कोई भी सरकार आएगी उसको फायदा होगा। देखिए पहले भी लगभग क्लैरिटी थी, ऐसा नहीं है, पहले भी सरकार के पास लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये सब कुछ नहीं है, पहले भी तय था, लेकिन इनको एक बहाना चाहिए था कन्फ्रंटेशन करने का। सर लेकिन मुझे याद है जी, मुझे अच्छा एक बात बताइए मुझे, अंशु प्रकाश को क्यों मारा था? मारा था ना अंशु प्रकाश को, झगड़ा हुआ था ना, क्यों हुआ था? वो इसी वजह से क्योंकि उस वक्त भी इनके पास पावर थी। मेरे को डर सिर्फ एक ही बात का है कि जो चीजें पहले करते थे अंशु प्रकाश के टाइम पर, वो ये चीजें फिर ना हो। ये कोई हंसने वाली बात नहीं संजीव जी, आपने अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करी हुई है, माथा पर की हुई है। मैं आप तीनों से माफी के साथ, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें भी रही, ब्रेकिंग न्यूज भी रही, उसके साथ मैं आप तीनों से माफी लेके इसको मुझे यहीं अंत करना पड़ेगा, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। आज एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों पर स्पीकर जो फैसला है वो स्पीकर के ऊपर छोड़ के कहा कि स्पीकर फैसला करेंगे। फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बताया। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम राहत दे सकते थे। उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, अब हम कैसे उसे बहाल कर सकते हैं उनकी सरकार को। माफ कीजिएगा, ये बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया और इस फैसले को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मी है महाराष्ट्र में वो बढ़ गई है। हमारे सहयोगी सुनील ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे से बात की, आपको वो सुना। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। बहुत कयास लगाया जा रहा था कि रहेंगे या जाएंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे उनकी सरकार बची रही और बड़ी जीत हुई है। सर एक बड़ी राहत है जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का आपके लिए। चर्चाएं तो थी कि आप रहेंगे या जाएंगे ऐसा कह रहे थे, लेकिन आपकी सरकार बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का मेजॉरिटी का विजय है, आम जनता के दिल में जो सरकार थी उसका विजय है। और आज के जीत ने जो बार बार घटना बाह्य गैर कानूनी सरकार बोल रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नैतिकता की जीत उनकी हुई है। जब सरकार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाए तब नैतिकता कहाँ गई थी, इसलिए ये नैतिकता का मुद्दा बनाना ये सिर्फ अपने बचाव के लिए बोल रहे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब जानती है, लोग समझदार हैं। हमारे साथ एक खतरा अभी बचा हुआ है, विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन खतरा अभी बचा हुआ है। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो बता रहे हैं कि जनता की जीत हुई है क्योंकि जनता की सरकार है, और जो कह रहे हैं नैतिकता की जीत, उनकी नैतिकता तब कहाँ गई थी जब उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के। तो इसका असर अब कैसे देखा जाए? क्या बड़ी गलती करी जो उद्धव ठाकरे साहब हैं उन्होंने इस्तीफा देकर, क्या उनको रुकना चाहिए था? और एकनाथ शिंदे के जब स्पीकर का फैसला, गवर्नर का फैसले को गलत ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनके पास क्या नैतिकता बचती है? ये सब बड़े फैसले हैं, बड़ी बातें हैं। कृष्णा हेगड़े साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं, शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, और हमारे साथ आनंद दुबे साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं ठाकरे गुट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आनंद दुबे जी आपसे ही पूछना चाहता हूं, आज पछतावा है इस बात का कि बिना फ्लोर टेस्ट करे ही उद्धव साहब ने इस्तीफा दे दिया? अगर ना दिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। अंकित जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत करता हूं। हम पहले दिन से ही यह मांग कर रहे थे कि यह सरकार असंवैधानिक रूप से बनी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। अब कैसे लगाई, 2 मिनट में आपको बता देता हूं।
जिस प्रकार राज्यपाल जी ने गतिविधियां चलाई सरकार बनाने के लिए, वो बिल्कुल एक तरफा था, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वो काम कर रहे थे। ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया। दूसरी बात कि जिस व्हिप को उद्धव ठाकरे जी ने नियुक्त किया पार्टी प्रमुख होने के नाते, सुनील प्रभु, उस व्हिप को एकनाथ शिंदे ने मानने से इनकार कर दिया। जबकि पार्टी हम हैं, आप केवल एक गठ हैं, 10, 20, 25, 50 लोग कहीं निकलते हो तो आप पार्टी नहीं होते हो, आप एक दल हो सकते हो जी। एक तो उसका वायलेंस हो गया। तीसरा, जो स्पीकर का पूरा रोल रहा वो शक के दायरे में रहा। ये पूरी की पूरी सरकार असंवैधानिक है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने स्पष्ट कह दिया कि यदि उद्धव ठाकरे जी उस समय आप इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम जरूर विचार करते। आपको लगता है राजनीतिक तौर पर गलती कर दी उद्धव ठाकरे ने? नहीं, गलती नहीं कहूंगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हां, हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा इसलिए दिया कि जब मेरे ही टिकट दिए बी फॉर्म पर चुनकर आने वाले लोग मुझे धोखा दे सकते हैं तो मैं उनको विश्वास में लेके कैसे फ्लोट। आनंद दुबे जी, यहां पर उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। आज उसी नैतिकता का आपके ऊपर भी जोर देके कह रहे हैं, जब स्पीकर का फैसला, व्हिप का फैसला, साथ ही साथ राज्यपाल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो क्या मॉरल नैतिक आधार बचता है एकनाथ शिंदे के लिए? एकनाथ शिंदे जी को यदि जरा सा भी नैतिकता का ज्ञान है, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल आपसे सर, हेगड़े साहब, ये सवाल आपसे। अंकित जी, पहले तो हम शिंदे गुट नहीं है, हम शिवसेना है और एक ही शिवसेना है पूरे देश में, और हमारा सिंबल है बो एंड एरो। और ये आनंद दुबे जी जो है वो यूबीटी गुट के है, और ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, और आज जो हमारी पार्टी शिवसेना है उसको लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल एंडोर्समेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। कैसे सर? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट कैसे दी है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अगर चल रहा हो तब भी, पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपने बिल्कुल ठीक किया है। नहीं, सुनिए, पहले तो सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सेकेंड, उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो उन्होंने डिसाइड किया सिंबल के लिए और जो नाम पार्टी का नाम जो हमें मिला है वो ऑन मेरिट है, और उसके ऊपर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने मेरिट की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने करा है। बिल्कुल, और दो अलग अलग बातों को आप मिला रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो मेरिट पे ही किया है ना। उन्होंने देखा है कि मेजॉरिटी कहां पर है और वहां पर ही उन्होंने अपना मोहर लगाया। तीसरी बात यह है कि जो स्पीकर है, स्पीकर ही डिसाइड कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस का। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद दुबे जी, स्पीकर से भी कुछ उम्मीद बची है क्या आप लोगों को? स्पीकर का तो सवाल ही नहीं। नहीं, सुनिए पहले अंकित जी, मैं रुक जाइए, आपने अपनी बात कही, आपने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनसे सुन तो लें जरा। अब क्या उम्मीद बची है ठाकरे फैक्शन के लिए? देखिए, उम्मीद तो ये है कि स्पीकर के पास जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब सुप्रीम कोर्ट जी ने कह दिया कि जो आपका व्हिप है वही लागू रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया ना कि स्पीकर तय करेगा 16 लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या नहीं। तो स्पीकर ने तय कर लिया। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, स्पीकर को यही तय करना पड़ेगा कि जो शिवसेना पक्ष प्रमुख उस समय तत्कालीन थे, उनको, उनके द्वारा, वो पार्टी थे, उनके द्वारा जो व्हिप नियुक्त किया गया था वही मान्य होगा। तो हम जीत गए, सिंपल सी बात। सर हम जीते या हारे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आप लोगों की बात सुन के जरूर समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी चक्कर नहीं था इस केस पर। स्पीकर का फैसला आने के बाद कानूनी जो कार्रवाई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर उसके दरवाजे जरूर खुलेंगे। अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं पाकिस्तान की भी, जहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सियासत जो है वो अदालत से लेकर सड़क तक जबरदस्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह बात कही है कि अदालत के परिसर में इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई वो अपमानजनक है। अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान को 1 घंटे के भीतर पेश किया जाए। एनएबी ने कुछ और समय मांगा है और कहा है कि 4:30 बजे तक उनको अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल ये भारतीय समय के मुताबिक करीब 5 बजे के आसपास
इमरान खान को वहां पर पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के ये भी कहा कि एनएबी के वारंट की वैधता की जांच की जाएगी। साथ ही साथ अदालत ने का जो रुख है वो साफ तौर पर बता रहा है कि इमरान खान को अब कुछ राहत मिल सकती है। पिछले करीब 48 घंटे से पाकिस्तान में बिल्कुल जंग के हालात बने हुए हैं।